नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। पिछले दिनों आपको दिखाया था कि किस तरीके से कांग्रेस ने अपना चिंतन शिविर का आयोजन राजस्थान में किया और अब देखिए कि भारतीय जनता पार्टी भी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही है राजस्थान में। राजस्थान अब देश की राजनीति का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। पिछले दिनों 13 से 15 मई तक कांग्रेस का राष्ट्रीय चिंतन शिविर राजस्थान के उदयपुर में हुआ। यहाँ कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत देश भर के तमाम नेता उदयपुर आए थे। अब बीजेपी ने भी बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक जयपुर में की है। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सभी राज्यों के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेताओं को वर्चुअली संबोधित भी किया और विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा, आज कुछ पार्टियों का इकोसिस्टम पूरी शक्ति से देश को मुख्य मुद्दों को भटकाने में लगा हुआ है। हमें कभी ऐसी पार्टियों के जाल में नहीं फंसना है। हमारे देश में एक लंबा कालखंड ऐसा रहा जब लोगों की सोच ऐसी हो गई थी कि बस किसी तरह समय निकल जाए। न सरकार से उनको अपेक्षा थी और न ही सरकार उनके प्रति अपनी कोई जवाबदेही समझती थी। लेकिन 2014 के बाद बीजेपी देश को इस सोच से बाहर निकाल कर लाई है। मैं देश के उज्जवल भविष्य को भली भांति देख रहा हूँ। जब मैं कुछ कर गुजरने के हौसले के साथ आगे बढ़ती हुई बहन बेटियों को देखता हूँ तो मेरा आत्मविश्वास भी कई गुना बढ़ जाता है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है और क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। और कोशिश जो हम सबको करनी है वो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को भाजपा से जोड़ने की। करोड़ों की सदस्य संख्या हमारा गर्व बढ़ाती है, लेकिन हमें फिर रुकना नहीं है। हर क्षेत्र के लोग, हर समाज के लोग, हर कोई भाजपा को अपना माने, अपने सपनों का प्रतिबिंब भाजपा में देखें, अपने संकल्पों का सामर्थ्य भाजपा में देखें। भारतीय जनता पार्टी ऐसा वटवृक्ष हो, ऐसा गुलदस्ता हो कि समाज के हर व्यक्ति को उसमें अपने सपने नजर आते हो। साथियों, हर किसी को जागरूकता पूर्वक सिर्फ सदस्य ही नहीं बनाने हैं, बल्कि राष्ट्र नीति के पथ पर चलने वाले कर्मठ युवा कार्यकर्ताओं को मंच देना है, अवसर देना है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं रहा होगा। ऐसे परिवारों को भी अवसर देना है। अगर मैं आज के युवाओं की भाषा में कहूं तो जो भारत के समृद्ध भविष्य के कोड लिखने के लिए लालायित है, ऐसे हर युवा को, हर बेटे बेटी को हमें भाजपा के साथ जोड़ना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, जो ये कह रहे थे कि लोगों को हमारे अंदर ये भरोसा समझ में आता है कि हम जनता को आगे लेकर के बढ़ सकते हैं, समाज को आगे लेकर के बढ़ सकते हैं। दो पार्टियां, एक राज्य यानी कि राजस्थान। पिछले दिनों भी यहां पर कांग्रेस का चिंतन मंथन हुआ, तो अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी की बैठक चल रही है। तो जयपुर में बीजेपी का महामंथन चल रहा है। चिंतन शिविर में देश के राजनीतिक हालातों पर मंथन चल रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव के रोड मैप की तैयारी यहां पर चल रही है। दरअसल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों पर फोकस संगठनात्मक अभियान और कार्यक्रमों पर चर्चा हुई है। पार्टी को हर बूथ पर मजबूत करने पर चर्चा यहां हो रही है। राज्यों के प्रभारियों से इसके बाबत रिपोर्ट भी ली जाएगी। तो इस तरीके से यहां पर बैठक चल रही है पदाधिकारियों की। बैठक में पीएम मोदी की बड़ी बातें क्या रही, अब ये भी आपको बताते हैं। देश की जनता बीजेपी पर विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि देश की जनता को बीजेपी से उम्मीद है। पार्टी अगले 25 वर्षों का लक्ष्य तय करे, विजय संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। हमारा मंत्र है सबका विश्वास, सबका विकास। 2014 में देश ने नया इतिहास लिखने का फैसला किया था। हम सत्ता में आराम करने के लिए नहीं आए हैं, बिना थके बिना झुके काम करना है। एनडीए सरकार के 8 वर्ष गरीबों को समर्पित है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सारी बड़ी बातें यहाँ पर कही हैं, मुख्य बातें यहाँ पर कही हैं, और हम इस पर डिस्कस करें उसके पहले हम आगे बढ़े। हमारे साथ राजेंद्र आर्य हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, रामलाल शर्मा हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, और पीयूष शुक्ला हैं हमारे सहयोगी जयपुर में मौजूद है। सबसे पहले पीयूष का रुख कर लेते हैं। पीयूष, क्या कुछ हलचल चल रही है यहाँ पर, क्योंकि बैठक आज भी हुई है और कल भी ये जारी रहेगी? देखिए, तो पदाधिकारियों के बीच में बैठक चल रही है और बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कर रहे हैं। 2024 में लोकसभा इलेक्शन और उसके पहले 2022 और 2023 में 11 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में मीनाक्षी, यहाँ पर जो रणनीति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में होती है। अगर आप देखिए तो 5 राज्यों के बीते कुछ महीने पहले जब चुनाव खत्म होते हैं और जीत मिलती है 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की, और ठीक बाद गुजरात का रुख करते हैं नरेंद्र मोदी और वहां रोड शो करते हैं, तो कहीं ना कहीं मंशा साफ थी कि अब अगला टारगेट गुजरात और उसके बाद हिमाचल। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को देखा जाए तो चुनावी रणनीति क्या होगी, किस तरह से बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा। क्योंकि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने एक जिक्र किया था, उन्होंने संबोधन में कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा वर्कर हैं जिस पार्टी में, और वो पार्टी अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचे। 8 सालों में सरकार ने जो काम किया है उन कामों को वहां तक पहुंचाए। तमाम ऐसी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास ये संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करना है। ये 8 साल संकल्प के थे, सिद्धि के थे, और आम आदमी, गरीब, गुरबा और मध्यम उद्योग से जुड़े हुए जो लोग थे उन्हें इस 8 सालों में समुचित विकास मिला है, और जो विकास के धारा से अछूते रह गए हैं उन तक विकास पहुंचाना हमारा संकल्प है। ठीक है पीयूष, अब अपने मेहमानों का रुख करेंगे। सबसे पहले रामलाल शर्मा जी की तरफ रुख करते हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। रामलाल जी, सबके मन में पहला तो सवाल ये उठ रहा है कि जहां कांग्रेस अपना चिंतन मंथन कर रही थी राजस्थान में ही, वहीं आप लोगों ने पदाधिकारियों की बैठक करने का फैसला क्यों लिया? क्या वजह रही कि राजस्थान को ही चुना सबसे पहले? देखिए मीनाक्षी जी, कांग्रेस चाहे कितने भी आरोप लगाए, कैसे भी आरोप लगाए, वो कहती है कि साहब हमारा चिंतन शिविर हुआ तो इन्होंने मंथन के शिविर का आयोजन किया, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम तत्काल तय होते हैं, 10 दिन पहले तय होते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी है, एक हमारा कैडर बेस संगठन है, और हमारे कार्यक्रम तत्काल निर्धारित नहीं होते हैं। कई महीने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होते हैं हमारे, और उसके बाद में निर्धारित तिथि को वो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसलिए ये कांग्रेस का कहना कि कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद में ये राजनीति करने के लिए इन्होंने ये कार्यक्रम तय किया है, इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। रही बात यह कि कांग्रेस के चिंतन शिविर के अंदर अमृत तो निकला नहीं, कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद में तो विष निकला है, और वो विष किस तरीके से फैला है पूरे देश के अंदर यह भी हिंदुस्तान की जनता ने देखा है। सुनील जाखड़ का इस्तीफा देना, राजस्थान के अंदर इनके यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष घोगरा का इस्तीफा विधायिका से भी देना और यूथ कांग्रेस से भी देना, इनके हार्दिक पटेल का इस्तीफा देना, इस्तीफे के बाद में संगीन आरोप पार्टी के ऊपर लगाना कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं की चाहत होती है, उनको देश से, समाज से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपने निहित स्वार्थों के लिए काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जो बैठक है, उस बैठक के अंदर अलग अलग विषय हैं, अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे, अलग अलग स्तर के कार्यकर्ता चर्चा करेंगे, और फिर एक रोड मैप तैयार करेंगे कि आने वाले समय के अंदर हमें क्या करना है। ठीक है, राजेंद्र आर्य जी का रुख करते हैं। राजेंद्र जी, जिस तरीके से ये कहा गया राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, सहमी हुई है, इसीलिए राजस्थान का उन्होंने रुख किया है इस पदाधिकारियों की बैठक के लिए, लेकिन यहाँ पर रामलाल जी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आपका जो भी मंथन चिंतन हुआ है उसमें से सिर्फ विष निकला है। पार्टी पदाधिकारियों की जो आपने मीटिंग की, 400 लोगों को बुलाया, उसके बाद पार्टी के अंदर ही इस्तीफों की झड़ी लग गई। देखिए मीनाक्षी जी, ये चिंतन करें, मंथन करें, ये कुछ भी करें, लेकिन ये जनता की चिंता करें। मतलब इस देश की 140 करोड़ जनता की चिंता करें, क्योंकि 2021 में जो सेंसस होना था उस सेंसस को इन्होंने करवाया भी नहीं है, और ये अपने ऐशो आराम में मस्त हैं और अहंकार में डूबे हुए हैं बुरी तरीके से। इनके मंत्री उल्टे सीधे बयान देते हैं और अपने विभाग से संबंधित कोई बात नहीं करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे राजस्थान से जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ चापलूसी के अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। राजस्थान से 25 सांसद के रूप में जीत के गए लगातार दूसरी बार, लेकिन राजस्थान के हित की कोई बात नहीं करते। मैं अभी कोई भी कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं करूंगा। रामलाल जी मुस्कुरा रहे हैं, इनको पता है कि उन्होंने क्या किया है। ये बड़े अच्छे विधायक हैं, युवा हैं,
और राजस्थान के आप जहाँ भारतीय जनता पार्टी पर, राजेंद्र जी, आप भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, आप कह रहे हैं निशाना नहीं साध रहा हूँ जी। मैं जो कह रहा हूँ, मैं एक सवाल सर ऐड ऑन करना चाह रही हूँ, आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए। बोलने के लिए ही हमने आपको बुलाया है कि सांप्रदायिक हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुछ पार्टियां जो हैं वो देश का इकोसिस्टम खराब कर रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सीधे कहीं और ही निशाना साध रहे थे। मैडम मीनाक्षी जी, आप देखिए मेरे को, आप बात सुनिए। इस देश के अंदर सांप्रदायिक दंगों का रिकॉर्ड किसके नाम से है वो मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। 2014 से पहले प्रधानमंत्री ने जिस तरीके का माहौल बनाया था, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उसके गुजरात के, और 2014 के अंदर जिस तरीके का माहौल बनाया, जो भी जैसा भी झूठ का सहारा लिया, जैसे भी लिया, उन्होंने 2014 में कहा कि भाई और बहनों मुझे 60 महीने दीजिए, और वो 60 महीने भी दे दिए, और उसके बाद अगले 60 महीने और दे दिए। और उसके बाद आज देश की स्थिति ये है मैडम कि करीबन महंगाई के रिकॉर्ड टूट चुके हैं, भूखमरी के रिकॉर्ड टूट चुके हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स के रिकॉर्ड टूट चुके हैं, बेरोजगारी के रिकॉर्ड टूट चुके हैं, राष्ट्रीय संपदाओं की बिक्री के रिकॉर्ड टूट चुके हैं, मतलब लूट मची हुई है। और देश की करीबन 84% आबादी की आय घट गई और सिर्फ 2 लोगों की आय बढ़ी है। मैं आपको बता दूं, रिटेल सेक्टर में एक आदमी को मोनोपोली करा दी, पेट्रोलियम सेक्टर में करा दी, टेलीकॉम सेक्टर में करवा दी, बैंकिंग सेक्टर में करवा दी, एफएमसीजी में पूरा का पूरा एक आदमी मोनोपोली है, फूड ग्रेन्स के अंदर, एयरपोर्ट्स, हाईवे, पोर्ट्स और रेलवे, अब सीमेंट इंडस्ट्री, और अब आपके हेल्थ सेक्टर में भी उसकी मोनोपोली कराने वाले हैं। तो ये सबका साथ और सबके विकास की बात तो वोटों के लिए करते हैं, लेकिन जब इनको देने की बात आती है तो तब ये सिर्फ 2 लोगों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, रामलाल जी का रुख करती हूँ, एक मिनट, पूरी बात सुनिए, मैं पूरी बात कर लूं। अब ये जब कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, तो इनको थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। अरे भाई, किसका विकास कर रहे हो आप? 97% लोग गरीबी की रेखा के, मतलब आप कह रहे हो 80 करोड़ लोगों का, आपको शर्म आनी चाहिए। 80 करोड़ लोगों को आप सस्ता राशन देने के, मतलब फ्री राशन की बात करते हो। आपने विकास कौन सा किया है? आप देखिए तो सही ना, देश के अंदर फूड सिक्योरिटी, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, ये सारे के सारे कानून हम लाए। उसके बाद में इन्होंने कौन सी नई चीज दी है? ठीक है, रामलाल जी से जवाब लेती हूँ, आम आदमी को रामलाल जी से जवाब लेती हूँ। सर रामलाल जी, जवाब देना चाहेंगे आप? राजेंद्र जी की बातों का कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास की जो आप बात करते हैं उससे फोटो के लिए करते हैं, रियल में नहीं करते हैं। जी मैं जवाब दे रहा हूँ, एक एक बात का जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने जितने भी संगीन आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि आपने 2014 के बाद में ये कर दिया, बेरोजगारी बढ़ा दी, आपने डेवलपमेंट नहीं किया, 2 लोगों की आय बढ़ी है, आप मुझे एक चीज बता दीजिए, अगर ये सारे आरोप आपके आधार के ऊपर लगाए हुए हैं और या इनमें सत्यता है, तो जनता आपकी बातों के ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर रही? जितने भी चुनाव हो रहे हैं उनके अंदर कांग्रेस सिमट क्यों रही है, जीरो के ऊपर आउट क्यों हो रही है? जनता आपकी बात में यकीन क्यों नहीं कर रही? जनता आपकी बात में यकीन इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आप जो आरोप लगा रहे हैं वो राजनीतिक आरोप है, उनमें कोई दम नहीं है। नंबर 1, राजस्थान के अंदर जब पहलू खां की हत्या होती है तो उस पहलू खां की हत्या के ऊपर आंसू बहाने के लिए तो आपके दिल्ली के नेता आते हैं, लेकिन इस राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार के अंदर कृष्णा वाल्मीकि की समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा हत्या होती है, आपके सिरमुख से एक शब्द नहीं निकलता। अलवर के अंदर हरीश जाटव की हत्या होती है, आपके सिरमुख से एक शब्द नहीं निकलता। योगेश जाटव की हत्या होती है, अनुसूचित जाति के व्यक्ति की हत्या होती है, समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा हत्या होती है, सोशल मीडिया के ऊपर लाइव वीडियो डाल के हत्या की जाती है, आपके मुख से एक शब्द नहीं निकलता। तुष्टिकरण की राजनीति आप करोगे, बहुसंख्यक समाज का अपमान आप करोगे और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए आप काम करोगे। तो ये 21वीं सदी है, जनता सब जानती है कौन सी पार्टी के अंदर हित है, कौन सी पार्टी के अंदर हमारा हित नहीं है। इसलिए कृपा करके सत्य का सहारा लेकर हकीकत बयां करोगे आप, तो मुझे लगता है कि जनता आपके ऊपर विश्वास करेगी। आप उधर कहते हो कि अंबानी अडानी, राजस्थान की सरकार इसी अडानी से अंबानी से बिजली खरीद करने का काम कर रही है। आप में हिम्मत हो तो रोक लगाए ना, आप राजस्थान के अंदर आपकी सरकार है, फिर आप इनसे व्यापारिक संबंध भी स्थापित करना चाहते हो और जनता को गुमराह करने के लिए आरोप भी लगाते हो। तो दोहरा चरित्र आपका जनता देख चुकी है, अब आपके ऊपर कोई विश्वास करना नहीं चाहती। ठीक है, राजेंद्र जी सुन लिया आपने, रामलाल जी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आप खुद ही उनके साथ बिजनेस करते हैं और फिर उनके बाद आप उन पर ही निशाना भी साधते हैं और जनता को गुमराह करते हैं वोट की राजनीति के लिए। सुनिए, सरकार बिजनेस नहीं करती है। सरकार, अब आप देखिए ऊर्जा क्षेत्र के अंदर निजीकरण के अंदर वो अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उनसे बिजली खरीदने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनको गैर अनैतिक तरीके से पूरा का पूरा, अभी मैं बताऊं आपको, मतलब एफएमसीजी जो हमारी की मतलब यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर की कंपनी थी, उसको हटाकर एफएमसीजी और विल्मर के साथ में, मतलब जो सिंगापुर की कंपनी है उसके साथ में टाई अप करके ये एफएमसीजी में नंबर 1 आ गए और अभी सीमेंट सेक्टर में भी बढ़ गए। अब ये
उसमें भी बढ़ रहे हैं। पोर्ट्स के अंदर इन्होंने बाहर की कंपनियों के साथ वो किए। प्लस मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस देश के अंदर आज उनका आप कितना कर्जा है उनके ऊपर, फिर भी वो देश के और दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। अरे भाई, आप किसान के कर्जे पे बात नहीं करते, लेकिन कॉर्पोरेट के कर्जों के ऊपर आप बिल्कुल आंखें मूंद कर बैठे हैं। आम आदमी को पूरी तरीके से, और मेरे रामलाल जी ने मेरे किसी भी आरोप का जवाब नहीं दिया। इन्होंने बात को देखिए, हमें चिंता अखलाक की भी है, हमें चिंता योगेश की भी है, हमें चिंता पहलू खान की भी है, हमें कृष्णा की भी है। हम इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाते, ये वोटों के लिए, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए करते हैं। आप मेरे को एक बात बताइए, अगर सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो उसका फायदा किसको होता है? और इसके जवाब में ही वो सच है जिसके लिए ये दंगे करवाते हैं, क्योंकि इनको पोलराइजेशन करने के बाद में जो वोट मिलता है उससे ये सत्ता। और ये कह रहे हैं ना कि हर चुनाव के अंदर ये जीरो ला रहे हैं। मैं कह रहा हूं, चुनाव जीतने को आप अगर अहंकार को ये समझते हैं कि आपको इस देश को लूटने का या इस देश की जनता को लूटने का लाइसेंस मिल गया, तो ये लाइसेंस बहुत दिन तक रहने वाला नहीं है, क्योंकि झूठ का गुब्बारा फूटेगा। नैरेटिव आप सेट करने में कामयाब है। मीडिया के साथ आपने जो चीजें करी है उसके हिसाब से आपने नैरेटिव सेट किया। आज मुझे एक बात बताइए, राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, एक मिनट सुनिए, राजेंद्र जी, नहीं, आप बोलते बोलते थोड़ा आगे निकल गए। राजेंद्र जी सुनिए, आप बोलते बोलते थोड़ा आगे निकल गए। मीडिया पर आप उंगली मत उठाइए। आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए। सर सुनिए, मेरी बात सुनिए। राजेंद्र जी, आपने जब तक बोला मैंने आपको बोलने दिया, टोका नहीं बीच में। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ कि आपने पिछले दिनों जो चिंतन मंथन किया था, क्या निकला उसमें से? इस्तीफों की झड़ी? मैडम, कितने इस्तीफे हुए बताइए आप? नहीं, आपके बड़े नेता सब छोड़ करके चले गए। सुनील जाखड़ क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं थे? सुनील जाखड़ क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं थे? नहीं थे तो 50 सालों से आपकी पार्टी में है। उनकी 3 पीढ़ियां कर क्या रही थी? सुनिए, आप एक बात बताइए, हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दिया। हार्दिक पटेल पिछले 6 महीने से जिस भूमिका में था, इनको भी पता है अच्छी तरह से। और हार्दिक पटेल ने पिछले 5 सालों में प्रधानमंत्री के बारे में जो बातें कही है, आप ट्वीट उठा के देख लीजिए। ये उस बात को एक्सेप्ट करते हैं क्या? सर 6 महीने से तो आपको भी पता है, आप खुद भी कह रहे हैं, आपने क्यों नहीं उन्हें पार्टी से बाहर निकाला? ऐसी नौबत क्यों आई कि उन्हें जाना पड़ा और सवाल आप पर उठ गए? उन्होंने जो कुछ भी कहा ना, मुझे यहाँ एक बात बताइए, मुझे जनता का हित होता हुआ दिख रहा है क्या? कांग्रेस पार्टी ने चिंतन किया ना, तो उसमें यही चिंतन था कि हम जनता की आवाज प्रभावी तरीके से जनता तक अपनी बात को कैसे पहुंचाएं। अब मैं आपको बताता हूं, विपक्ष के अंदर राजनीतिक दल के रूप में हम विपक्ष हैं, लेकिन विपक्ष में कौन कौन होता है? एजेंसी, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, वो किस भूमिका में है? चाहे चुनाव आयोग हो, वो किस भूमिका में? चाहे सीएजी हो, वो किस भूमिका में? चाहे सिविल सोसाइटी हो, वो किस भूमिका में? चाहे मीडिया हो, चाहे जुडिशरी हो, वो किस भूमिका में? आप सोचिए ना, धीरे धीरे कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने संवैधानिक संस्थानों से मुक्त कर दिया इस देश को। सर, जब जो पार्टी रहती है वो इसी तरीके से उपयोग करती है। आप भी जानते हैं, सत्ता में आप भी रहे हैं लगातार 10 सालों तक। मेरी बात सुनिए, 2 कार्यकाल आप लोगों ने भी पूरे किए हैं। राजेंद्र जी, एक सवाल और, राजेंद्र जी एक सवाल और, जवाब आप ही देंगे जवाब। सवाल बस एक सुन लीजिए मेरा। सोनिया गांधी जब वहां पर आती हैं और पार्टी की जो भी आपकी मीटिंग चल रही थी, चिंतन मंथन चल रहा था, उसमें सीधे तौर पर ये कहती हैं कि पार्टी के हर कार्यकर्ता को, हर पदाधिकारी को व्यक्तिगत हित से ऊपर उठ करके पार्टी के लिए काम करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर ये कहते हैं कि हमारे में लोगों को दिखता है कि हम उन्हें आगे बढ़ाएंगे, हम सबका साथ सबका विकास करेंगे। तो अब आप बताइए ऐसे में कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंतन मंथन हो रहा है या फिर कांग्रेस के लिए चिंतन मंथन बहुत जरूरी है? देखिए, चिंतन मंथन तो इस देश के लिए जरूरी है, क्योंकि इस देश की हालत बहुत खराब है। हम 1947 वाली स्थिति में ना पहुंच जाए, आप इस बात की चिंता कीजिए। हम 1947 वाली स्थिति में तब इसलिए पहुंच जाएंगे क्योंकि उस वक्त ये आप रोकिए राजन जी। सुनिए, हाँ, विपक्ष में मैंने आपको विपक्ष के नाम गिनाए ना, राजनीतिक दल के रूप में हम विपक्ष हैं। मतलब मोदी जी के खिलाफ 62% वोट पड़ा था, मोदी जी को 38% वोट मिला। अब 20% हमें मिला, उसके अलावा 42% वोट एकजुट नहीं है। वो हमारे साथ होता तो मोदी जी को 4 बार सोचना पड़ता इस तरीके के लफाजी और जुमलेबाजी करते हुए। लेकिन दुर्भाग्य से ये चीजें करने में कामयाब है। वो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, वो संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग करते हैं। मैडम समझिए, ये आपका और मेरा नहीं है। मैं इस बहस में आपसे जीतूं, आप मुझसे बहस में जीतो, ये नहीं है। ये देश हार गया ना, तो हम लोगों को ये आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेगी। और ये स्थितियां बन चुकी है कि आज इस देश का आम आदमी सिर्फ 5 किलो राशन में उसको बरगलाया जा रहा है। यूपी का पूरा चुनाव 5 किलो फ्री राशन पे लड़ा गया। आज मुझे एक बात बताइए, क्या 5 किलो फ्री राशन की नियति है इस देश की? आप मुझे एक बात बताइए। रामलाल जी से इसका जवाब ले लेती हूँ, क्योंकि ना तो मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूँ ना भारतीय जनता पार्टी की, न्यूज इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसलिए रामलाल जी ही इसका जवाब देंगे तो ठीक है। जी,
देखिए राजेंद्र जी ने अभी एक बात कही कि हमारा चिंतन सार्थक रहा और किसने इस्तीफे दे दिए। आप ही के कांग्रेस पार्टी के एमएलए वर्तमान के अंदर पहले मंत्री रहे भरत सिंह जी ने चिंतन सिंह से पहले कहा कि राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है और इस भ्रष्टाचार की गंगा के ऊपर भी क्या कांग्रेस पार्टी चिंतन करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करी, कांग्रेस के वर्तमान के सांगों से आने वाले विधायक ने आरोप लगाया। नंबर 1, इस राजस्थान के अंदर एक विधायक को एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी धरने के ऊपर बैठना पड़ रहा है। नंबर 2, इस राजस्थान के अंदर एक विधायक को अपने काम कराने के लिए इस्तीफे देने पड़ रहे हैं। इस राजस्थान में कांग्रेस के एक विधायक को काम कराने के लिए आईएन को 22 जगह फ्रैक्चर करना पड़ रहा है। यह है आपके चिंतन मंथन की स्थिति। अब दूसरी बात आ जाए सांप्रदायिक हिंसा की बात। आप कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। करौली के अंदर घटना घटी, उस करौली की घटना के अंदर पुलिस के द्वारा दर्ज एफआईआर के अंदर कहा गया कि शांतिपूर्वक निकलने वाले जुलूस के ऊपर एक संगठित गिरोह बनाकर पहले से ही सैकड़ों लोग तैयारी के अंदर खड़े शांतिपूर्वक जुलूस के ऊपर हमला किया, गाड़ियों की तोड़फोड़ की, आग लगाई, सामान लूट के ले गए। ये भारतीय जनता पार्टी की एफआईआर नहीं है, पुलिस के द्वारा दर्ज एफआईआर है और वो पुलिस राजस्थान के अंदर आपके अधीन में आती है। दूसरी रामगढ़ के अंदर आ जाइए, रामगढ़ के अंदर आपके अधिकारी एसडीएम और ईओ ने गलती की, तब सरकार ने उन दोनों को सस्पेंड करने का काम किया। वहां भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने खड़े रहकर मंदिर तोड़वाने का काम नहीं किया था। 2, फिर मुख्यमंत्री जी रामलाल जी मुझे एक बात बताइए, रामलाल जी मुझे एक बात बताइए, क्योंकि राजस्थान में उत्तर दे रहा हूँ, राजेंद्र जी कह रहे हैं ना, एक मिनट सुनिए, क्योंकि आपका एक तरफ पार्टी, एक तरफ कांग्रेस का चिंतन मंथन हुआ है, दूसरी तरफ आपके पार्टी पदाधिकारियों की मीटिंग चल रही है। तो आप मुझे ऐसे में बताइए कि जब अगले साल चुनाव होंगे, क्योंकि पिछले 5 साल का अगर हम रिकॉर्ड देखते हैं तो उस टाइम पे चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ में हुए, मध्य प्रदेश में हुए, राजस्थान में हुए, तीनों जगह कांग्रेस जीत करके आई। इस बार जो आप चिंतन मंथन पदाधिकारियों की बैठक कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप यहाँ पर जीत पाएंगे, वापस आ पाएंगे सत्ता में? बस एक सीधा सा सवाल, क्योंकि तैयारियां उसी को लेकर के तरफ भी देख लें। हाँ। 1998 के अंदर, हाँ मैं कह रहा हूँ ना आपको, थोड़ा सा इतिहास उन चीजों को दोहराता है। 1998 के अंदर अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बनते हैं। 2003 के अंदर चुनाव होते हैं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की पार्टी कांग्रेस पार्टी 56 सीटों के अंदर सिमटती है। फिर 2008 के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बनते हैं, तब 2013 के अंदर चुनाव होते हैं तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के विधायक 21 सीटों के ऊपर सिमटते हैं। अब 2018 के अंदर अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, 2023 के चुनाव में 11 सीटों से ज्यादा कांग्रेस की नहीं आएगी। ये इतिहास है और इतिहास अपने एक छोटा सा रिएक्शन राजन जी से, बहुत छोटा सा रिएक्शन, खुद को पता है कि 11 सीटों ज्यादा नहीं आएगी। थोड़ा कम बचा है, राजन जी से एक छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि ये तमाम जो तैयारियां हो रही है 2024 और उसके साथ साथ यहाँ पर जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसको लेकर के हो रहे हैं, आपकी तैयारी पूरी है? जिस तरीके से आप सत्ता में आए, वापस आ पाएंगे? बस छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब। निश्चित रूप से मीनाक्षी जी, हम अपने लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के तहत आएंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे अच्छा बजट दिया और जनता की हमने जितने भी वादे किए तो पूरे किए। प्रधानमंत्री ने एक भी वादा नहीं निभाया, चाहे 2 करोड़ रोजगार की बात हो, चाहे किसानों की आय दुगनी करने की बात हो। मैं आपको बता दूं, इनके मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष सवाईमाधोपुर आते हैं, करौली में दंगे हो जाते हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमानगढ़ में आते हैं, नहर के अंदर तनाव हो जाते हैं। और अभी इन्होंने खुली तलवार लेके यलगार करी है। अरे केंद्र सरकार के खिलाफ यलगार करी है क्या? राजस्थान देश से बड़ा नहीं है, देश की चिंता रामलाल जी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एक राज्य यानी कि राजस्थान, 2 पार्टियां यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, और अनेक यहाँ पर प्रावधान। जहां सोनिया गांधी आती हैं, कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष, वो ये कहती हैं कि पार्टी पदाधिकारियों को व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर के काम करने की जरूरत है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को लेकर के ये कहते हैं कि हमारा काम है सबका साथ, सबका विकास। तो इस तरीके से ये पूरी मीटिंग चल रही है। इसका जो परिणाम है, जो नतीजा है, वो आएगा जब विधानसभा के चुनाव होंगे और साथ साथ लोकसभा के चुनाव होंगे कि आखिरकार किसकी बैठक कितनी कारगर। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। न्यूज इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।